नमस्कार, मेरा नाम उमा हाडी है। मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई 3 में समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर सेकंड का जो यूनिट 4 है उसका एक टॉपिक है अंतर एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष। उस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमें दिखाई देता है। ये समस्याएं हमारे एक स्वस्थ समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही एक समस्या है जो हमारे समाज को प्रभावित करता है, वो है अंतर एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। पीढ़ी का अर्थ होता है मुख्यतः एक आयु वर्ग के लोग जो लगभग समान आयु के होते हैं। उनकी सोच विचार, मनोवृत्ति, आदत व्यवहार लगभग समान होती है। और अगर हम पीढ़ी की बात करें तो हम देखते हैं कि एक समान आयु वर्ग के लोग एक पीढ़ी का निर्माण करते हैं। मुख्यतः अगर हम देखें तो 25 वर्ष के आयु तक के जो व्यक्ति होते हैं उसको हम युवा पीढ़ी कहते हैं। उसके पश्चात 25 से 50 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों को हम प्रौढ़ पीढ़ी कहते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को हम समाज में वृद्ध पीढ़ी के नाम से जानते हैं। तो इन सब पीढ़ियों में जैसा कि हम देख रहे हैं आयु अनुसार 25-25 वर्ष का अंतर है। और इन्हीं 25 वर्ष के जो समय होता है उसमें अंतर वाला जो समय होता है उसमें समाज में काफ़ी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। उसमें समय अनुसार घटनाएं घटित होती हैं जिनसे इन सब पीढ़ियों के बीच में सोच विचार, मनोवृत्ति, आदत व्यवहार आदि में अंतर उत्पन्न हो जाता है। तो जब एक पीढ़ी का जो समझ है, सोच विचार है, आदत है, मनोवृत्ति है वो दूसरे पीढ़ी के व्यक्तियों के साथ जब उनका अंतःक्रिया होता है तो वो उनमें सामंजस्य की कमी आने लग जाती है। एक व्यक्ति या एक पीढ़ी का जो सोच विचार है वो अलग होता है, दूसरी पीढ़ी का लगभग दूसरा होता है। तो इनमें जब आपस में अंतःक्रिया होता है तो तालमेल में कमी आने लगती है और इसके फलस्वरूप तनाव उत्पन्न होता है और कुछ संघर्ष होते हैं। उसी को हम अंतर एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। संघर्ष का अर्थ अगर हम देखें तो यह समाज में पाया जाने वाला एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि समाज में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ सहयोगी होती है, कुछ असहयोगी होती है। सहयोगी प्रक्रियाओं में जैसे कि सहयोग, आत्मसातकरण, समायोजन आदि जो है सहयोगी प्रक्रियाएं हैं जो समाज में पाई जाती है। उसी प्रकार संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि जो है असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं जो समाज में पाई जाती है, परंतु ये समाज के लिए अनिवार्य होता है। हालांकि इसमें असहयोग की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इसी के माध्यम से फिर समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और लोगों में अंतःक्रिया होता है। अब हम आगे अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है उसको विस्तार से देखते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष के विषय में हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सामान्यतः एक पीढ़ी के व्यक्तियों के मनोवृत्तियों, विचारों, आदतों, व्यवहारों में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ मात्रा में अंतर होता है जिसके कारण जब वो अंतःक्रिया करते हैं तो उनका आपस में समायोजन जो है कमजोर होता है और इसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हम समाज में युवाओं को ही लें उदाहरण के तौर पर, तो युवा जो होते हैं अपने सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग स्तर के होते हैं, जिससे जब वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो फिर उनके विचारों में, मनोवृत्तियों में अंतर आ जाता है और यहीं पर टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। और भी हम उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जब वैवाहिक संबंध होता है तो वर पक्ष और वधु पक्ष के माता पिता जो होते हैं उनके अपने अपने अलग सोच विचार, परंपरा, रीति रिवाज आदि होता है, जबकि वो एक ही पीढ़ी के होते हैं। लेकिन उनके परंपराओं में, रीति रिवाजों में, सोच में, विचार में अंतर होने के कारण उनमें आपस में अपने अपने परंपराओं को लेकर एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है जो अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक उदाहरण है। इसी तरीके से हम परिवार में हम देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में आपस में सामंजस्य को लेकर होने वाले टकराव भी अंतरपीढ़ी संघर्ष के उदाहरण है क्योंकि वो एक ही पीढ़ी के हैं। अब हम देखते हैं कि ये समाज को प्रभावित करता है, तो इसके कारण क्या है जिसके कारण यह समाज में उत्पन्न होता है। तो हम कारण को पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो कारण है उसमें परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। परिवर्तन की प्रक्रिया अगर भारतीय समाज को हम उदाहरण के लिए लें
तो हमारे भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण आदि अनेक प्रक्रियाएं जो है लगातार चलते आ रही हैं। अब इन जो प्रक्रियाएं हैं उनका प्रभाव कुछ व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, कुछ पर कम पड़ता है। जिन पर अधिक पड़ता है वो थोड़े आधुनिक हो जाते हैं, जिन पर कम पड़ता है वो परंपरावादी हो जाते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति एक ही पीढ़ी होने के बाद भी आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें उनके विचारों में तालमेल का अभाव होता है, एक टकराव होता है, और यह स्थिति जो है अंतःपीढ़ी जो संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। दूसरा हम देखते हैं जो अंतःपीढ़ी संघर्ष है उसके कारण को अगर हम देखें तो दूसरा हमारा है पॉइंट है लक्ष्य और साधनों के बीच असंतुलन। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मर्टन ने यह सिद्धांत दिया था कि सभी समाजों में अपने सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए साधन होता है। तो लक्ष्य और साधन के बीच में संतुलन बनाया जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो साधन दिए होते हैं वो समाज सम्मत होते हैं। तो कुछ व्यक्ति जो है उन सांस्कृतिक लक्ष्यों को समाज सम्मत साधनों से प्राप्त करते हैं, जैसे ईमानदारी से जीवन यापन करना, झूठ नहीं बोलना, अपनी परंपराओं का आदर करना आदि। अपने जो सांस्कृतिक लक्ष्य है उसको अपने जो साधन उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो होते हैं सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन निर्धारित लक्ष्यों को जो है नहीं मानते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, बल्कि कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं और उसके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में जब आपस में अपने सिद्धांतों को, अपनी परंपराओं को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो भी अंतःपीढ़ी संघर्ष का एक उदाहरण है या एक कारण है। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, दोषपूर्ण समाजीकरण। समाजीकरण जैसा कि हम जानते हैं सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के नए सदस्य या बच्चे को समाज सम्मत जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो समाज की प्रमुख बातें हैं उसको सिखाया जाता है। और सिखाने का यह कार्य परिवार, पड़ोस, मित्र और नातेदारों के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो ये सभी जो संरचना है, परिवार, मित्र, पड़ोस आदि जो है दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आधुनिक परिवारों में इन समाजीकरण की इस प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है, जिसके कारण बच्चे का दोषपूर्ण समाजीकरण होता है और वहाँ पर अंतःपीढ़ी जो संघर्ष है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट अगर देखें तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन। किसी भी समाज में सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है। जैसे कि भारतीय समाज में अगर हम देखें तो आज के समय में जो जाति संरचना है वो पूरी तरीके से विखंडित हो गई है। उसके बाद भी आज के समय में जाति संरचना के अंतर्गत जो पहले उच्च जाति वर्ग में आते थे वो व्यक्ति अपने आप को आज भी उच्च मानते हैं, और वहीं जो व्यक्ति निम्न स्तर पर आते थे, निम्न वर्ग में आते थे, वो भी अपने को किसी भी तरीके से उन उच्च वर्ग वालों से अपने को निम्न नहीं मानते हैं। तो उस स्थिति में इन व्यक्तियों के बीच में आपस में टकराव होता है, हालांकि वो एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो ये भी एक जाति संरचना में परिवर्तन जो है अंतःपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व संरचना में अंतर। ये भी एक प्रमुख कारण है अंतःपीढ़ी संघर्ष उत्पन्न होने का, क्योंकि सभी व्यक्तियों के सोच, विचार, मनोवृत्ति, आदत या बुद्धि का स्तर जो है अलग अलग होता है। ऐसे व्यक्ति जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें विचारों में समानता नहीं होती है और उनमें तनाव या टकराव उत्पन्न होता है। तो ये भी अंतःपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंतःपीढ़ी जो संघर्ष है समाज को प्रभावित करने वाला या कुछ मात्रा में नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तो इसका एक विस्तृत अध्ययन और इसके जो कारण है उसका निराकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यह हो गया हमारा अंतःपीढ़ी संघर्ष। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतःपीढ़ी संघर्ष क्या है। अंतःपीढ़ी संघर्ष वह संघर्ष है जिसमें एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से या नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी से निरंतर संघर्ष चलते रहता है, जिसमें अपने आदतों, विचारों, मनोवृत्तियों, मत आदि के लिए दोनों पीढ़ियों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। अंतःपीढ़ी संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले हम चार्ल्स फूले के अनुरूपता एवं विचलन के सिद्धांत को समझते हैं।
चार्ल्स फूले के अनुसार अनुरूपता वह स्थिति है जिसमें समाज अपने समाज सम्मत प्रक्रियाओं को बनाए रखने की कोशिश करता है और उसके जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप ही समाज के संचालन के लिए कोशिश करता है। इसके विपरीत विचलन वह स्थिति है जिसमें समाज के अनुरूप जो प्रक्रियाएं हैं, जो दिशा निर्देश है, जो नियम है, उनकी अवहेलना की जाती है और अपने विचारों के अनुरूप या अपनी मर्जी के अनुरूप समाज के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो अनुरूपता और विचलन की स्थिति के अनुसार ही इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं, अंतरपीढ़ी संघर्ष के सिद्धांत को। जो पुरानी पीढ़ी के जो व्यक्ति होते हैं वो अनुरूपता के सिद्धांत के अनुसार ही समाज का संचालन चाहते हैं, यानी अपनी जो पुरानी धारणाएं, परंपराएं, मत, रीति रिवाज, विचार है उनको बनाए रखना चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी के व्यक्ति उससे विचलित हो जाते हैं और वो अपनी नई मनोवृत्ति, विचारों, व्यवहारों के अनुसार समाज का संचालन चाहते हैं। और यहाँ पर दोनों ही पीढ़ी के लोग जो हैं उनका आपस में जो टकराव होता है और सामंजस्य की स्थिति नहीं हो पाती है, वह ही अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। अंतरपीढ़ी संघर्ष की विशेषताएं अगर हम देखें तो सबसे पहला ये है कि सामाजिक एवं मानसिक तनाव की दशा है। इसमें सामाजिक एवं मानसिक जो तनाव की स्थिति है वो अंतरपीढ़ी संघर्ष में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। दूसरा, इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की विरोध, उपेक्षा या उदासीनता को की स्थिति होती है। दूसरे पक्ष की अवहेलना करता है, पहला पक्ष या दूसरी पीढ़ी की अवहेलना करता है, यह स्थिति होती है। इसकी एक और विशेषता अगर हम देखें तो यह मुख्यतः संक्रमणशील स्थिति है। इसमें समाज जो है एक पीढ़ी के व्यवहारों और दूसरी पीढ़ी के व्यवहारों के बीच में थोड़ी सी जो टकराव की स्थिति होती है वह है, उसके पश्चात समाज में एक स्थायी स्थिति आती है। चौथा, इसकी विशेषता हम देखें तो यह एक अस्थायी दशा है, अर्थात यह हमेशा एक जैसी स्थिति में रहने वाली स्थिति नहीं है। इसमें कुछ समय के बाद स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जब जो नई पीढ़ी है वो स्वयं पुरानी पीढ़ी में परिवर्तित होती है तो वो अपने आने वाली नई पीढ़ियों से संघर्ष को छोड़ देती है या कहीं ना कहीं समायोजन कर लेती है, तब यह स्थिति जो है समाप्त हो जाती है, अर्थात यह एक अस्थायी दशा है। अब हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के अंतर्गत इसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष के विषय में हमारे विभिन्न भारतीय समाजशास्त्रियों ने बहुत अधिक अध्ययन किया, जिसमें डॉक्टर जी.एस. बुर्ये, डॉक्टर एस.सी. दुबे आदि प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और इस पर प्रकाश डाला। इन्होंने इसके अनेक क्षेत्रों का वर्णन किया है, जिसमें से कुछ क्षेत्रों को अब हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम देखें तो सामाजिक मूल्यों में इसका एक जो क्षेत्र है सामाजिक मूल्यों में संघर्ष। सामाजिक मूल्य जो पहले होते थे समाज में, जिसके अंतर्गत समाज में जाति व्यवस्था से संबंधित, संयुक्त परिवार से संबंधित, नातेदारी से संबंधित जो मूल्य होते हैं पहले विद्यमान थे या जो पहले पाए जाते थे, उसके अनुरूप भी पुरानी पीढ़ी जो है व्यवहार करना चाहती है या उसको बनाए रखना चाहती है, जबकि नई पीढ़ी जो है उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करके नए तरीके से नए सामाजिक मूल्यों को अपनाना चाहती है। तो यहाँ पर दोनों पीढ़ी में जो संघर्ष उत्पन्न होता है वह अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से अंतरपीढ़ी जो संघर्ष है वो काफी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं पारिवारिक संबंधों में तनाव। अंतरपीढ़ी संघर्ष का यह भी एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जो नातेदारी, परिवार आदि संरचनाएं जो है जो पहले काफी मजबूत अवस्था में पाई जाती थी, काफी प्रभावी होती थी, आज के समय में वो जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई है, जिसके कारण वर्तमान पीढ़ी के युवा पीढ़ी के जो सदस्य हैं उसकी अवहेलना करते हैं, जिससे नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भी अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है। फिर हम तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें, समाजीकरण से उत्पन्न तनाव। पहले की जो पुरानी पीढ़ी है वो जो परंपरागत शिक्षा, पारंपरिक जो हमारे संयुक्त परिवार है, जाति प्रथा है, इसके माध्यम से और साथ ही बच्चों को जो चरित्र निर्माण है वो पारंपरिक पद्धति से करना चाहते हैं।
जबकि वर्तमान की जो पीढ़ी है वो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से और अन्य माध्यमों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता इत्यादि को महत्व देते हुए समाजीकरण करना चाहती है अपनी नई पीढ़ी का, जिसके कारण दोनों के बीच में विचारों में सामंजस्य नहीं हो पाता और यह जो है एक प्रमुख कारण है जिसके कारण अंतर पीढ़ी जो संघर्ष है उत्पन्न होता है। अगला अगर हम देखें तो जातिगत तनाव जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। आज के समय में हम देखते हैं कि जातिगत जो संरचना है, जाति व्यवस्था जो है पूरी तरीके से इसकी संरचना जो है छिन्न भिन्न हो गई है या टूट गई है। उसके बाद भी जो पुरानी पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं वो अपनी जातिगत मान्यताओं के अनुरूप अपने जो बच्चे हैं उनका विवाह जो है अपनी जाति के अंतर्गत करना चाहते हैं, जबकि वर्तमान पीढ़ी के जो युवा हैं वो इन जाति बंधनों से परे जाकर अपने विचारों के अनुरूप जीवन साथी चाहते हैं और यहाँ पर फिर दोनों के विचारों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भी एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ तक कि ये जातिगत तनाव जो है भारतीय समाज को इतने अधिक रूप से प्रभावित करता है कि इसके बहुत नकारात्मक परिणाम में देखने को मिलते हैं। हम जातिगत या अंतरजातीय जो विवाह है उसके कारण हमारे समाज में आसपास होने वाले प्रतिष्ठा और सम्मान के जो हत्याएं हैं उसको हम ले सकते हैं, जिसको हम ऑनर किलिंग कहते हैं। अंतरजातीय विवाह को जो पुरानी पीढ़ी है वो इतना अधिक अपने प्रतिष्ठा और मर्यादा का विषय बना लेती है कि ऐसे युवाओं की हत्या भी कर दी जाती है, जिसे हम ऑनर किलिंग के नाम से जानते हैं। ये आप सबने सुना ही होगा। तो जातिगत तनाव जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है भारतीय समाज में। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी अंतर पीढ़ी संघर्ष एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी होती है वो धार्मिक जो संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं, उसको बहुत पवित्रता के रूप में मानती है, उसको मोक्ष का एक साधन मानती है और वो उसके लिए बहुत अधिक समर्पित होते हैं। इसके विपरीत जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं वो इन अवसरों को मोक्ष का साधन नहीं मानकर एक मेल जोल का या गेट टुगेदर का या मनोरंजन के साधन मानती है, जिससे ऐसी स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो दोनों पीढ़ियों में टकराव उत्पन्न होता है। तो ये अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद हम अगले पॉइंट्स में देखें तो आर्थिक तनाव। पुरानी पीढ़ी के लोगों की जो जीवन शैली है सरल होती थी, वो अधिक संतुष्ट होते थे, उनकी आवश्यकताएं कम होती थी, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी के जो नई पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं उनकी आर्थिक जो महत्वाकांक्षा है काफ़ी अधिक होती है, वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो इस स्थिति में दोनों के सोच विचार में टकराव उत्पन्न होती है और यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आर्थिक तनाव भी अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है। ये तो हो गए हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष के। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है। अब हम अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों पर एक नज़र डालते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के जो कारण है उसके विषय में अनेक विद्वानों ने या अनेक समाजशास्त्रियों ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें प्रोफेसर VKRB राव हैं, जिन्होंने औद्योगिकरण एवं बदलती राजनीतिक संरचना को अंतर पीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण कहा है। वहीं प्रोफेसर कांबले ने बदलते हुए जीवन मूल्यों को अंतर पीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। तो हम देखते हैं कि साथ में ही प्रोफेसर सोरेकिन को अगर हम देखें तो उन्होंने भौतिकवादी संस्कृति को अंतर पीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। अगर हम विस्तार से इसका अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि इसके अनेक कारण हैं, जिसके कारण समाज में आज के समय में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले हम इन कारणों को देखें तो देखते हैं कि पश्चिमी मूल्य जो हैं इसके कारण सबसे अधिक अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है भारतीय समाज में, क्योंकि जो पश्चिमी मूल्य है वो आज के समय के नई पीढ़ी को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, मानवतावाद आदि बहुत सारे जो सीख है या शिक्षा है वो देता है या इन मूल्यों की पाठ पढ़ाता है। वहीं हमारे जो परंपरागत जो मूल्य हैं जिसमें हमारी पुरानी पीढ़ी जो है संयम, संतोष, सहनशीलता आदि मूल्यों को जिन्होंने सीखा है, तो उनके बीच में इन पश्चिमी मूल्यों और पश्चिमी मूल्य एवं जो परंपरागत मूल्य है
के उनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है समाजीकरण के नए प्रतिमान। पुरानी पीढ़ी जो है समाजीकरण का पारंपरिक रूप से जो स्वरूप है, जो मॉडल है, उसको अपनाना चाहती है, जबकि वर्तमान पीढ़ी जो है या युवा पीढ़ी जो है समाजीकरण के नए प्रतिमानों को अपनाती है। वो अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पक्षधर होती है, भौतिकवादी संस्कृति की ओर उनका झुकाव होता है, जिससे दोनों पीढ़ी के बीच में अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। फिर हम देखते हैं तार्किक एवं व्यावसायिक शिक्षा। आज वर्तमान में जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा, तार्किक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का विकास होते जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारी जो पारंपरिक संरचनाएं हैं, परिवार, नातेदारी इत्यादि के बारे में नई पीढ़ी जो है उदासीन होते जा रही है और यहाँ पर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये भी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। आगे हम देखते हैं गतिशीलता में वृद्धि। ये एक हमारा अगला पॉइंट है, जिसके अंतर्गत नई पीढ़ी के जो सदस्य हैं या युवा पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं वो अपनी कुशलता में, अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए काफ़ी अधिक गतिशीलता चाहते हैं। वहीं पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति जो है जीवन में स्थिरता चाहते हैं। तो इसके कारण दोनों के बीच में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है वो भी अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। आगे हम देखते हैं परिवार की संरचना में परिवर्तन। ये भी अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो हमारा पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था था वो संयुक्त परिवार को प्रधानता देता था। पहले संयुक्त परिवार की अधिकता पाई जाती थी। अब वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है उससे अलग एकल परिवारों के पक्षधर हो गए हैं। तो परिवार जो है एकल होते जा रहे हैं। उनमें वृद्ध बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनके विचारों का, उनके अनुभवों का अवहेलना किया जाता है, जिससे वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं और उनमें सामंजस्य का अभाव हो जाता है और उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये भी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। अगर आगे पॉइंट देखें तो ये है दोषपूर्ण राजनीतिक चेतना। आज के समय में अधिकांश राजनीतिक दल जो होते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए युवाओं का संगठन बनाते हैं और वो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था आदि का विरोध करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, जिससे युवा जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं और वो अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। इससे पुरानी पीढ़ी के साथ उनकी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये हमारे सभी कारण हैं जिसके कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है समाज में चलता है। आगे हम इसके परिणाम को देखते हैं। अब हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम को देखते हैं। समाज में जो इतना अंतरपीढ़ी संघर्ष चलता है उसके अनेक परिणाम निकलते हैं। कुछ परिणाम को हम पॉइंट वाइज यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हम देखें तो भावनात्मक लगाव में कमी। अंतरपीढ़ी जो संघर्ष होता है उसके पश्चात परिवार के सदस्यों, माता पिता एवं उनके बच्चों के बीच में भावनात्मक लगाव में कमी आती है। ये इसका प्रमुख परिणाम है। उसके बाद नैतिक मानदंडों में बदलाव। इसका एक परिणाम यह भी निकलता है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण नैतिक मानदंडों में बदलाव आता है और व्यक्ति जो है अपने जो परंपरागत इस नैतिक मानदंडों से विचलित होते जाते हैं। तो उनमें नशा वृत्ति, अपराध वृत्ति, अकेलापन, विषाद आदि जो है चीज़ें उनमें होने लगती है और ये मापदंड से दूर होते, नैतिक मापदंड से दूर होते चले जाते हैं। ये इससे समाज में एक अराजकता की स्थिति बढ़ती जाती है। तो ये इसका एक परिणाम है। फिर वृद्धों की उपेक्षा। जो अंतरपीढ़ी जो संघर्ष है उसके कारण उसका परिणाम अगर हम देखें तो परिवार में वृद्धों की उपेक्षा होने लगती है, जिससे वो अकेलेपन और अवसाद के साथ साथ में आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी अकेले फील करते हैं। इसके बाद है पारिवारिक व्यक्तिक विघटन। अंतरपीढ़ी संघर्ष के पश्चात अंतिम परिणाम अगर हम देखें तो संपूर्ण समाज में पारिवारिक एवं व्यक्तिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति जो है अपने संपूर्ण सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में अपने पक्ष को उजागर नहीं कर पाते हैं, विघटन की स्थिति में आ जाते हैं। फिर उसके पश्चात हम देखें तो युवा असंतोष। अंतरपीढ़ी संघर्ष के पश्चात समाज में आज जो युवा आक्रोश और युवा असंतोष जो बढ़ते जा रहा है वो भी इसी अंतरपीढ़ी जो संघर्ष है उसका एक परिणाम है। तो इन सब परिणामों और कारणों को देखने के पश्चात अंतरपीढ़ी संघर्ष को अगर हम देखें
तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष में न तो पुरानी पीढ़ी की सभी जो मान्यताएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, परंपराएं हैं, उसको हम पूरी सभी को सही कह सकते हैं, और न ही नई पीढ़ी की सारी जो मान्यताएं हैं, जो सीख है, जो समझ है, उसको हम पूरी तरीके से गलत ठहरा सकते हैं। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि यह एक संक्रमणशील समाज की विशेषता है, जिसके पश्चात एक अधिक सशक्त और मजबूत समाज की निर्माण किया जा सकता है। अंतर पीढ़ी संघर्ष के इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करके, अध्ययन करके, अब हम इसका समाधान अगर हम प्राप्त करना चाहें तो कौन कौन से समाधान हो सकते हैं इसके, ताकि हम इन संघर्षों को दूर करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। तो इसका समाधान हमारे भारतीय संस्कृति के मान्यताओं में ही है। शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, मानववाद आदि को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही जो परंपरा और आधुनिकता है, उनके बीच में एक तालमेल बनाया जाना चाहिए, एक संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। हम अपनी भारतीय संस्कृति में देखें तो हम जो है हमेशा से अपने जो पुरानी पीढ़ी है उसके अनुभवों को तो महत्व देते ही हैं, और हमारी नई पीढ़ी है उनके भी ऊर्जा का हम बराबर सम्मान करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बराबर संतुलन स्थापित करके, सामंजस्य स्थापित करके हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें ये अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है ना रहे और एक साम्य की स्थिति रहे, और इन दोनों पक्षों के जो सकारात्मक पक्ष है उनको हम प्रोत्साहित करें, ताकि हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें।